हेलो ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज से आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स की क्लासों को भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल बालाजी लर्निंग कोचिंग के माध्यम से। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हमारी क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत पहली क्लास है और पहली क्लास के अंतर्गत आप लोगों को हम पहले चैप्टर का अध्ययन कराएंगे। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी लोगों को जो भी यहाँ पर समझाया जाए वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत पहला चैप्टर है हमारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आवेश होता क्या है। क्लास 10th में आप लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले वैद्युत आवेश की अवधारणा को बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि वैद्युत आवेश क्या है, जिससे आप सभी लोग वैद्युत आवेश को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो वैद्युत आवेश की अवधारणा की बात करें तो अब से 2500 वर्ष पहले प्रसिद्ध यूनानी आपके थेल्स महोदय थे, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स महोदय थे। उन्होंने देखा था कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़ों, तिनके इत्यादि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन उनकी इस बात को 2000 वर्षों तक कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट महोदय ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि इस प्रकृति में अंबर नामक पदार्थ की भांति ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं, जैसे कांच, आमनूस, गंधक इत्यादि को भी आपस में रगड़े जाने पर उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उन्होंने ये जो आपके डॉक्टर गिलबर्ट महोदय थे, ठीक है, जो आपके डॉक्टर गिलबर्ट वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये प्रयोगों के आधार पर पता लगाया कि प्रकृति में अंबर नामक ही पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको हम ऊन से रगड़ेंगे तो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आया। इन्होंने ये बताया कि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम आपस में जब रगड़ेंगे तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इन्होंने अपनी इस बात से ये बात सिद्ध किया कि वस्तुओं में जो ये गुण उत्पन्न होता है वो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें परस्पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, वैद्युत आवेश बोलते हैं। तो इस प्रकार ये बताया गया कि वैद्युत आवेश होता है वह पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति से या तो वह वस्तुओं को आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो आप क्या लिखोगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति से या तो वस्तुओं को वह आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार समझ गए कि वैद्युत आवेश पदार्थ का गुण होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि वैद्युत आवेश को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत आवेश को हम क्यों अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और आपने पढ़ा है कि जो वैद्युत आवेश होता है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आवेश क्यों बराबर कितना होता है, I गुणे टी, जहाँ आवेश क्या है, क्यों है, क्यों को ही तो, आवेश को क्यों से ही तो लिखा जाता है, और धारा को I से लिखा जाता है और समय को T से लिखा जाता है। तो क्यों बराबर IT हो गया। अगर आवेश के हम मात्रक की बात करें तो आवेश का जो मात्रक होता है वो आपका होता है कूलाम। इसका दूसरा मात्रक आपका होता है क्या, दूसरा मात्रक आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। देखिए, आवेश जो होता है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, और गुणे में क्या है भाई, समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक कूलाम भी होता है और एम्पियर सेकंड भी होता है। अभी एक कूलाम की परिभाषा भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर समझ गए कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और एम्पियर सेकंड होता है। इसके अगर विमा की बात करें तो इसके बीमा आप निकाल सकते हैं उसके दूसरे मात्रक से। एम्पियर की बीमा को ए से लिखा जाता है और समय की बीमा को टी से लिखा जाता है। उसको आप बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, क्योंकि बीमा को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो आप समझ गए ना। आप आवेश की परिभाषा की बात करेंगे तो आप बताओगे कि आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति से या तो वह वस्तुओं को आकर्षित करता है या तो वह प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। आवेश को हम क्यों अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, आवेश क्यों बराबर होता है धारा गुणे समय यानी IT। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक कूलाम होता है, या दूसरा मात्रक इस सूत्र से निकालेंगे तो एम्पियर सेकंड होता है। इसकी बीमा AT होती है। अब आपको हम ये बताएंगे आवेश के प्रकार के बारे में। तो आप अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार।
सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि धन आवेश क्या होता है। किसी वस्तु पर अगर धन आवेश है तो इसका क्या मतलब है, क्या मीन्स है, और ऋण आवेश क्या होता है, या इसको हम ऋणावेश बोलते हैं, ऋण आवेश या ऋणावेश। चलिए भाई, अब आप लोगों को हम ये बता देते हैं कि धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। जब किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो वह परमाणु आपका धन आवेशित हो जाता है। मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है वह धन आवेश को प्रदर्शित करती है। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि किसी परमाणु का धनावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है। समझ गए? यानी धन आवेश क्या होता है, धन आवेश यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये बात ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु से जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो वह परमाणु आपका धन आवेशित हो जाता है। अर्थात हम ये कहते हैं कि किसी परमाणु का धनावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, या आप सिंपल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है उस परमाणु पर उपस्थित धन आवेश को प्रदर्शित करती है। सिंपल भाषा में समझ गए? अब यहाँ पर बात करें हम ऋण आवेश की, तो ऋण आवेश क्या होता है, इसके उल्टा बोल दीजिए आप, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है वह उस परमाणु पर ऋण आवेश को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे कि जब किसी परमाणु को हम एक या अधिक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वह परमाणु आपका ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात किसी परमाणु का ऋणावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। एक वो जो है लाइन में आपको याद रखना, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, तो आप कभी भूलना नहीं। समझ गए? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो है उस पर ऋण आवेश को प्रदर्शित करती है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो उस पर धन आवेश को प्रदर्शित करती है। ये बात आप सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी जो कि हमारी तीसरी हेडिंग होगी, आवेश का संरक्षण। इसको भी आप सभी को समझा देते हैं अच्छे तरीके से, आवेश का संरक्षण क्या होता है। देखिए, आवेश का संरक्षण क्या होता है। आप सभी लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। जब आपसे पूछा जाए आवेश का संरक्षण क्या होता है तो आप बताओगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश का संरक्षण है। आवेश के संरक्षण का एक सुंदर सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसको मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं और अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। अगर हम आवेश के संरक्षण की बात करें तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन भी आपका आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन भी आपका आवेशित कण है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को हम समीप लाते हैं तब हमें आवेश का संरक्षण देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को समीप लाते हैं, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। नहीं पता तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आपका माइनस का 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का भाई चार्ज होता है। इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस का 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। इतना ही चार्ज आपका पॉजिट्रॉन पर भी होता है, इतना ही आवेश आपका पॉजिट्रॉन पर ही होता है। बस फर्क इतना है कि उस पर आपका धन आवेश होता है। तो इन दोनों के अगर कुल आवेश की हम बात करें तो कितना कुल आवेश हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है आपका, बस फर्क है कि उस पर धन आवेश होता है। तो इन दोनों के कुल आवेश की बात करें तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को समीप लाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और उनके स्थान पर 2 गामा फोटॉनों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार अगर पहले देखा जाए कुल आवेश तब भी 0 था और जब 2 गामा फोटॉनों की उत्पत्ति होगी तब भी आवेश 0 है। इसी को हम बोलेंगे आवेश का संरक्षण।
आवेश का संरक्षण क्या होता है, एक बार और सुन लीजिए कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश का संरक्षण है। आवेश के संरक्षण के उदाहरण की बात करें तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को समीप लाया जाता है तब आवेश का संरक्षण हमें देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋण आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही परिमाण में आपका धन आवेश पॉजिट्रॉन पर होता है। तो इन दोनों का कुल आवेश कितना हो गया भाई? 0 हो गया। जब इन दोनों को हम समीप लाते हैं, किसको किसको? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, ठीक है, तो ये एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और इनके स्थान पर 2 गामा फोटॉनों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तब भी इन दोनों का जो कुल आवेश हुआ, ठीक है, वो भी अब भी 0 है और पहले भी 0 था। यही आवेश का संरक्षण है। समझ गए कि आवेश का संरक्षण क्या है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम यहाँ पर रफ करने जा रहे हैं। ये बातें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे आप लोगों को हम ये बताएंगे कि एक कूलम की परिभाषा क्या होती है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ करते हैं भाई। हेडिंग लगा लीजिएगा भाई, एक कूलम की परिभाषा। ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है कि एक कूलम की परिभाषा क्या होती है भाई। देखिए, रटना नहीं है, रटना मना है हमारी क्लास में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक कूलम की परिभाषा, एक कूलम की परिभाषा आप सभी को पता है। कूलम किसका मात्रक होता है भाई? आवेश का मात्रक होता है। आप सभी लोग ये भी जानते हो कि आवेश Q बराबर कितना होता है? आवेश Q बराबर IT होता है। ये मैंने आप सभी को बताया। तो Q का मान हमें एक कूलम कब मिल सकता है? Q का मान एक कूलम कब मिलेगा? जब I की वैल्यू भी 1 एम्पियर हो। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो जब I = 1 एम्पियर और T = 1 सेकेंड हो, तब आपको Q बराबर कितना मिलेगा भाई? Q बराबर आपको मिलेगा 1 कूलम। तो आप देखिए, अब इन्हीं बातों से समझिए एक कूलम की परिभाषा आप कैसे दोगे। जब किसी चालक को 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक दी जाए, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की जो मात्रा होगी वो 1 कूलम होगी। अर्थात जब किसी चालक को 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक दी जाए तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम के बराबर होगी। ये 1 कूलम की परिभाषा होती है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अगर हम प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का आवेश यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता आपका इतना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, बस ये ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है, बस ये आपका धनावेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बात करें यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर। फर्क इतना होता है कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो धनावेश होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पर आप प्लस लगाइएगा, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपका धनावेश होता है। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो अल्फा कण पर आवेश मिल जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये आपको 3 बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपका 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो मूल आवेश होता है वो क्या होता है, मूल आवेश की क्या परिभाषा होती है, आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता क्या होती है, और इसके बाद मैं आप लोगों को कूलम का नियम बताऊंगा, तब जाके क्लास आपकी समाप्त होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं मूल आवेश की ओर, ठीक है, और आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में आपको हम बताएंगे। ये सारी बातें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लीजिएगा, एक एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा भाई आप, मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है?
नाम से ही पता चल रहा है, मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश की अगर हम बात करें तो वह छोटा से छोटा आवेश है। मूल आवेश क्या है? वह छोटा से छोटा आवेश है जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। मूल आवेश क्या है? मूल आवेश वह छोटा से छोटा आवेश है जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। ठीक है, और इस न्यूनतम आवेश की मात्रा को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी मूल आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और मूल आवेश का जो मान होता है वो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है भाई? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश वह छोटा से छोटा आवेश है जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है या किसी भी आवेशित कण पर उपस्थित हो सकता है। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को हम ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। आवेश का क्वांटीकरण, या इसको हम बोलते हैं आवेश की परमाणुकता। क्या बोलते हैं भाई? परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता क्या होती है, इसको भी जान लीजिए। चाहे आपसे आवेश का क्वांटीकरण एग्जाम में पूछा जाए, चाहे तो आपसे आवेश की परमाणुकता बोला जाए, दोनों चीज़ें सेम है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखिए, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को ई, 2e, 3e, 4e आदि के गुणजों के रूप में ही विभाजित किया जा सकता है, और यही जो गुण होता है ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, या इसको आवेश की परमाणुकता बोला जाता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है आप बताओगे? आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश को e, 2e, 3e, 4e आदि के गुणजों के रूप में ही विभाजित किया जा सकता है। यही जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, यही जो आपकी गुण होता है, इसी को हम बोलते हैं आवेश की परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी आपको रटनी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब चलिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप लोगों को हम ये बता देते हैं कि कूलाम महोदय ने जो अपना नियम दिया है वो क्या है, उसको कैसे हम निकालेंगे, उसका निगमन कैसे हम करेंगे। तो अगली हेडिंग आप लगा लीजिए भाई, कूलाम का नियम। कौन सी हेडिंग लगाओगे भैया आप? कूलाम का नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखिए, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम महोदय ने अपने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 ईस्वी में कूलाम वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं कूलाम का नियम। क्या नियम दिया? इन्होंने ये बताया, देखिए यहाँ पर नियम भी मैं आपके सामने लिख दूंगा, पहले मेरी बात को समझिए। मान लीजिए कि एक आवेश आपका क्यू है, एक आवेश आपका क्यू नॉट है, जो कि ये दोनों बिंदु आवेश हैं और ये एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित हैं? स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम महोदय ने ये बताया कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों आवेश आपके विजातीय होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों आवेश आपके सजातीय आवेश होंगे। तो इन्होंने बताया कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों या r दूरी पर स्थित हों तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या बताया कि देखिए यहाँ पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ध्यान दीजिएगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी यहाँ पर कितनी भाई r है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसको जो है आप गणितीय भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। इनके कहने का मतलब ये था भाई कि जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी कितनी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को बटे में लिखा जाता है। तो इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ऐसा भी आप बोल सकते हो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कूलाम महोदय ने बताया था। तो ये चीज़ मैंने इसको जो है गणितीय रूप में लिख लिया। इतनी बात समझ में आई। जब यहाँ से इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है k, Q0/r²। ये जो k है, इस k का मान किस किस पर निर्भर करता है? इस k का मान डिपेंडेंट होता है बल के मात्रक पर, ठीक है, दूरी के मात्रक पर और आवेश के मात्रक पर और माध्यम की प्रकृति पर कि माध्यम कैसा है भाई। तो ये जो k है यहाँ पर लिखेंगे जहाँ k एक नियतांक है। क्या है भाई? k एक नियतांक है जिसका मान, अब आगे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जिसका मान बल, दूरी, आवेश के मात्रक पर निर्भर करता है, ठीक है, जिसका मान बल, दूरी और आवेश के मात्रक पर निर्भर करता है। यदि बल का मात्रक न्यूटन लिया जाए, दूरी का मात्रक मीटर लिया जाए, आवेश का मात्रक कूलाम लिया जाए और ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हों, तो जो k का मान होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो जो k का मान होता है वो आपका 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। यदि आवेश का मात्रक कूलाम हो, बल का मात्रक न्यूटन हो और दूरी का मात्रक मीटर हो और दोनों बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो, तो k का मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात इस k का मान उठा के जब यहाँ पर रख देंगे तो ये f हो जाएगा इसके बराबर 9.0 × 10⁹ और इंटू में क्या है Q0 और अपान में r²। बल का मात्रक न्यूटन होता है तो पीछे आप न्यूटन लिख सकते हो। तो ये सूत्र हुआ, ठीक है। लेकिन सुविधा के लिए जो 9.0 × 10⁹ है इसको रख दिया गया, यहाँ पर आगे लिख सकते हो आप, सुविधा के लिए भाई, सुविधा के लिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान है वो आपका 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के स्थान पर रखा गया। तो जब आप इस 9.0 × 10⁹ के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन रखोगे तब जो यहाँ से आपका सूत्र निकल के आएगा, देखिए क्या निकल के आएगा, तब F = सूत्र निकल के आएगा, इसके स्थान पर रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपान में कितना हो जाएगा भाई, r²। और इधर आप लिख देना न्यूटन, क्योंकि ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। यही कूलाम का नियम है। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन तो आ ही रहा होगा कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो हमने माना है, इसमें 4 तो पता है संख्या है, पाई भी पता है जिसका मान 3.14 होता है, लेकिन एप्सिलॉन नहीं पता है भाई। एप्सिलॉन क्या है, इसका मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जान लीजिए तभी क्लास को हम समाप्त करेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब फिर मैं आपको बताता हूँ कि एप्सिलॉन क्या है।
ले लिया भाई। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम बता देते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। क्या बोलते हैं भाई? निर्वात की वैद्युशीलता। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, विद्युतशीलता भाई। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, जिसका मान कितना होता है भाई? जिसका मान होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर और बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे आता है? मैंने अभी आपको बताया कि 1 जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर देखिए हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो एक पक्ष में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और गुणे में पाई का मान कितना होता है? 3.14 और ये आपका बटे में आ जाएगा 9 × 10⁹ और ये मात्रक भी बटे में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलाम स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान आपको कितना मिल जाएगा? इधर लिख रहे हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन नॉट का मान ऐसे आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो, कूलाम की बीमा 80 होती है तो 80 का स्क्वायर कर दीजिए और बटे में आ जाइए, न्यूटन की बीमा होती है mL/2। फर्स्ट ईयर में आप सभी लोगों ने निकाला है। और मीटर दूरी है, दूरी की बीमा कितनी होती है? L, तो L स्क्वायर कर दीजिए। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा पता चल जाएगी। पता चल गया कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, जिसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, एक बार रिकॉल कर देते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि वैद्युत आवेश होता क्या है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि वैद्युत आवेश के प्रकार धनावेश और ऋण आवेश, इन दोनों के बारे में बताया। फिर आवेश का संरक्षण मैंने आप लोगों को बताया कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को एक कूलाम की परिभाषा बताई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको मूल आवेश और आवेश की क्वांटम प्रकृति यानी आवेश का क्वांटीकरण और परमाणुकता के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर कूलाम का नियम बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट है उसको हम निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं, जिसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लास आज आपकी पहली क्लास थी फिजिक्स की, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में तो बताइए ज़रूर हमें, ठीक है, तभी हम आगे आप लोगों को और जो है अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।